हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना, देखो पहले बात कर लेते हैं कुछ। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? कैपेसिटेंस धारिता किसकी होगी? अब कैपेसिटेंस धारिता है तो कोई ना कोई डिवाइस तो होगा, कोई ना कोई यंत्र तो होगा ना भाई, जिसकी धारिता का हम अध्ययन कर रहे होंगे। कैपेसिटेंस क्या होता था? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। अब उस चार्ज को जो डिवाइस स्टोर करता है, जो यंत्र उसको संग्रहित करके रखता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटर। तो हमारे पास क्या होगा? कोई ना कोई संधारित्र होगा जिसके हम क्या निकाल रहे होंगे? धारिता निकाल रहे होंगे। तो कैपेसिटर किसको बोलते हैं? सिंपली आप एक टर्म में याद रख सकते हो, संधारित्र क्या होता है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, या फिर एक ऐसा यंत्र है जो आवेश को क्या करके रखता है? संग्रहित करके रखता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। देखा होगा ना आपने कभी ना कभी कैपेसिटर लगा हुआ होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज, सॉरी बहुत जल्दी चार्ज होता है और बहुत जल्दी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। काफी जल्दी ये आवेशित हो सकता है और काफी जल्दी ये क्या हो सकता है? अनावेशित हो सकता है। कहाँ काम में लिया जाता है? जनरली आपने पंखों में देखा होगा। देखा है कभी पंखे में? पंखे के अंदर जनरली क्या लगा होता है? कैपेसिटर। घर वाले तो फिर भी उसको सेल ही बोलते हैं कि पंखे का सेल खराब हो गया। वो सेल नहीं होता है, क्या होता है वास्तव में? वो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है। क्या काम करता है? ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए ये फैन था, इसमें इनर्शिया के कारण क्या इनिशियली घूमना स्टार्ट कर देगा क्या? अरे कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है, कोई भी कण मोशन में है तब तो उसको मोशन करवाना आसान है। जैसे आपने कभी गाड़ी बस को धक्का दिया होगा, तो शुरुआत के अंदर कितने लोग लगते हैं धक्का देने के लिए? 5-6 लोग लगते हैं। लेकिन एक बार ये मूव करना स्टार्ट कर देती है तो पहले जो 4-5 लोग काम कर रहे थे उतना ही काम 2 लोग भी कर देते हैं ना। तो किसी भी चीज को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। किसके लिए? इनिशियली हर वस्तु को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सेम यही पंखे के साथ भी है ना। पंखे को भी क्या करना है? मोशन करना है, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति करनी है ना उसे भी। तो इसके मोशन के लिए इसको क्या चाहिए? कि एक्स्ट्रा एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। वो अतिरिक्त ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? संधारित्र, कैपेसिटर। जैसे हम पंखे को ऑन करेंगे, कैपेसिटर क्या होगा? इनिशियली जो उसके पास चार्ज स्टोर था, जो भी आवेश संग्रहित था, उसके फॉर्म में वो क्या प्रोवाइड कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा प्रदान कर देगा। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से पंखा क्या होने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। वास्तव में वो कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब जो विद्युत ऊर्जा उसके पास जा रही है, वो किसके अंदर बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। तो इस तरीके से कन्वर्जन होकर कौन मोशन स्टार्ट कर देता है? फैन या जो पंखा है वो गति स्टार्ट कर देता है। अब उसके मोशन के लिए नेसेसरी क्या था? कैपेसिटर, संधारित्र। उसकी जगह हम सेल या बैटरी नहीं काम में ले सकते थे ना। बैटरी काफी धीरे डिस्चार्ज होती। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कैपेसिटर नहीं काम में ले सकते। ऐसा मोबाइल थोड़ी चल जाएगा कि हम जल्दी से चार्ज हो गया मिली सेकेंड्स के अंदर और मिली सेकेंड्स में पूरा डिस्चार्ज हो गया। नहीं चल सकता ना ऐसा। तो हर चीज के अपने 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 एप्लीकेशन है। कैपेसिटर, संधारित्र भी आवेश को संग्रहित करता है और बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है। अंतर क्या है? वो अंतर मैंने बता दिया है। कैपेसिटर काफी जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। तो कभी आपने देखा होगा, क्या कैपेसिटर नहीं होगा तो पंखा काम नहीं करेगा क्या? कर जाएगा भी। कैसे कर जाएगा? आपने देखा होगा ना, कभी उसको लकड़ी की हेल्प से घुमा देते हैं हम, उसका संधारित्र, कैपेसिटर खराब हो जाता है। तो एक बार आपने उसको घुमा ही छोड़ दिया, एक बार वो घूमने लग गया, इनिशियली कैपेसिटर काम करता है, उसके बाद संधारित्र का कोई खास काम होता नहीं है। तो उसके बाद वो लगातार घूमता रहता है ना। यही सेम किसके अंदर होता है? कूलर वगैरह में भी देखा होगा, कूलर कभी चलना बंद कर देता है तो आप क्या करते हो? पेन पेंसिल कुछ लेते हो, उसकी जो ताड़ी लगी हुई होती है उनके अंदर से क्या करते हो? उस फैन को घुमा देते हो ना। कलाकार तो है ही भाई, हम इंजीनियर तो बचपन से ही। तो हम क्या कर देते हैं? उसको घुमाने लग जाते हैं। वो एक बार घूमना स्टार्ट कर दे फिर वो नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर कर रहा था वो काम आपने कर दिया है अभी। तो संधारित्र का एक उपयोग समझ गए क्या? कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, आवेश को संग्रहित करके रखता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र। मेजरली हमें इसी के बारे में पढ़ना है। क्या होता है? समांतर पट्टिका संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वैसे तो इसका नाम से ही पता चल जाता है ना कि किस तरीके का हो गए। दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलाकार संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। इन दोनों के बारे में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है। वैसे मैं बता देता हूँ, स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर क्या होता है?
टू कोसेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं, दो सेकेंडरी गोले होते हैं। इन दोनों स्फेयर्स के बीच में चार्ज को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सिमिलर जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर उसके अंदर क्या होते हैं, दो सिलेंडर्स होते हैं, दो बेलनाकार आकृतियां होती हैं। इन दोनों के बीच में किसको स्टोर किया जाता है, किसको संग्रहित करके रखा जाता है, आवेश को, चार्ज को। इसके बीच में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो कैपेसिटर का मतलब समझ गए क्या, संधारित्र क्या होता है, ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। इट इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। यह एक ऐसा यंत्र है जो आवेश को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है या फिर आवेश का भंडारण करने के लिए उपयोगी होता है। चार्ज को स्टोर किसके फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में, स्थिर विद्युत क्षेत्र के रूप में या विद्युत क्षेत्र के रूप में ये आवेश का क्या करता है, भंडारण करता है, चार्ज को स्टोर करता है। क्लियर है क्या अभी इतनी बातें, जहां पर चार्ज नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी ना, विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता उस क्षेत्र के अंदर। तो ये सारी चीजें समझ गए क्या, समझे तो क्या हो भाई, अभी तो आपको कैपेसिटर का आइडिया हुआ होगा, संधारित्र क्या है, डिवाइस है जिसकी हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे इतनी देर तक। जैसे बाल्टी की धारिता थी ना, तो बाल्टी कोई उपकरण तो चाहिए हमें, वैसे ही यहाँ पर कौन है, संधारित्र है, कैपेसिटर है। अब इसका कैपेसिटेंस किस तरीके से होता है, क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेसिक सी बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है वो कौन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टी का संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ना, दो पैरेलल प्लेट्स होंगी। यहाँ पर हमने मान ली, यहाँ हमारे पास क्या है, दो समांतर पट्टिकाएं हैं। जितना इसका एरिया है, जितना इसका क्षेत्रफल है, उतना ही इसका भी एरिया होगा। पहली चीज तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें होंगी। अगर इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज माइनस क्यू। क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इक्वल होगी क्या, इसके लिए अगर प्लस सिग्मा तो इसके लिए कितनी आ जाएगी, माइनस सिग्मा। जानते हो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू बाई ए लिख सकता हूं ना। तो आवेश भी दोनों के ऊपर समान एवं विपरीत है, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, एरिया दोनों का क्या है, इक्वल। क्या यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर क्या उत्पन्न होता है, एक वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक एज इफेक्ट और देखने को मिलता है हमें इसके किनारों के ऊपर। तो ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इस कंप्लीट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऐसे समझो दो प्लेट्स रखी हुई है, इस रूप के अंदर क्या है, हमारे पास दो प्लेटें हैं, दोनों के बीच में चार्ज को क्या करना है, हमें स्टोर करना, आवेश को संग्रहित किया जाता है। इनके बीच की डिस्टेंस हम कितने मानकर चलते हैं, इन दोनों के मध्य की दूरी को हमने कितना मान लिया, डी मान लिया। इस दूरी को हमने कितना माना है, डी। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की परिभाषा भी बना सकते हो ना। समांतर पट्टी का संधारित्र किसको बोला जाएगा, ये एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है किसकी, दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई है। ये प्लेट्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग होंगी, चालक होंगी। अब किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा ना, ये क्या बना रखा है नीचे, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। यहाँ एक कुचालक माध्यम रखा हुआ है कि यहाँ से कुछ इफेक्ट ना पड़े या फिर इसके ऊपर जो चार्ज है वो इसी के ऊपर रहे, वो कहीं फ्लो करना चला जाए। नॉन कंडक्टर आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता ना, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। तो यहाँ ये दोनों प्लेटों की कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि इनके बीच में किसको स्टोर किया जाएगा, चार्ज को स्टोर करेंगे, आवेश को क्या किया जाएगा, भंडारण किया जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कैपेसिटेंस पूछ ले, इसकी धारिता पूछ ले, कैसे निकालोगे भी, कैपेसिटेंस, इसकी क्या पूछ ली हमसे, धारिता। तो इसका कैपेसिटेंस धारिता निकालने का तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं ना, C किसके इक्वल होता है, Q बाई V। इन दोनों प्लेटों के बीच में हमें क्या निकालना है, विभव। एक चीज ध्यान देना, क्या इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र जानते हैं क्या हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं ना। पोटेंशियल को और क्या लिखा जा सकता है, देखो थोड़ा सा रिलेट कर लेना स्फेयर से, वैसे दोनों चीजें सेम नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा किसके बारे में पढ़ा है, गोले के बारे में पढ़ा है ना, स्फेयर के बारे में। तो स्फेयर के बारे में दो रिजल्ट जानते हैं हम। स्फेयर का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है उसके कारण, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको के क्यू बाई आर इंटू आर भी लिख सकता हूँ क्या, अरे इस रूप में लिखा जा सकता है ना। इसको मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ क्या, ई किसके इक्वल, वी बाई आर। वी किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंटू आर। यही कंडीशन होती थी क्या, अरे यही स्थिति आ जाएगी ना, अगर हम केवल किसके लिए बात करें, स्फेयर के लिए। यहाँ किसके लिए बात करते हैं, वहां वो गोले की कंडीशन थी, स्फेयर की कंडीशन थी, यहाँ किसके लिए कंडीशन पढ़ रहे हैं। यहाँ दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। वहां वैद्युत क्षेत्र किसके कारण था, गोले के कारण। यहाँ किसके कारण, इन दोनों प्लेटों के कारण। तो यहाँ पर एक रिलेशन याद रख लेना, गलती से भूल जाओ तो वहां से रिलेट करके लिख सकते हो इसको। V किसके इक्वल है, E इंटू
डी। मैं फिर बता रहा हूँ, क्या सर यही इसकी डेरिवेशन होती है क्या? ऐसे ही प्रूफ किया है कि इसको? ना, ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन प्रूफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। वो रिजल्ट्स हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो उन रिजल्ट्स के हेल्प से आप कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया ही। अब सर हमें तो विभव निकालना था, एक नई प्रॉब्लम और आ गई हमारे पास। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये कहां से आएगी भी हमारे पास? क्या किसी भी प्लेट के कारण आप वैद्युत क्षेत्र का मान जानते हो क्या? इस प्लेट के कारण यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस प्लेट के कारण भी बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा ना, और दोनों की दिशा क्या होगी? एक ही दिशा में होंगे ना दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र कैसी भौतिक राशि है? सदिश वेक्टर। इधर ध्यान देना, धनावेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र इधर ही है, ऋणावेश के कारण भी इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण सेम ही डायरेक्शन में आ रही है, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र इन दोनों प्लेटों के बीच में सेम दिशा में। बाहर की बात करें तो ये ऋणावेश है, ऋणावेश के लिए इधर आएगी, ये धनावेश था तो यहाँ इधर आएगी। दोनों वैद्युत क्षेत्र किस में है? अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। इधर भी अगर बाहर की बात की जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई आउटसाइड बोल देते हैं, चलो इसको, से कंफ्यूज हो जाओगे ना। यहाँ बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? ई आउट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। यहाँ भी बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा भाई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल कहां पर है? दोनों प्लेटों के बीच में। कारण मैंने बता दिया ना, बाहर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अपोजिट, और मैग्नीट्यूड बराबर होता है। एक प्लेट के कारण हम जानते हैं ना कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के कारण कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया? दोनों को ऐड कर दो आपस में, केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बचा ना। अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/2 कितना बचेगा? 1 ही बचता है ना, आधा और आधा एक होता है। इतनी तो सब लोग जानते हो ना बातें। इसको हमने बोल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये क्या आ गई? इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण नंबर 3। 3 से 2 में मान रखेंगे, 2 से 1 में रख देंगे। कैपेसिटेंस किसके इक्वल? Q अपॉन V की जगह कितना रखना है? E इंटू डी। तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूँ क्या मैं इसको? सिग्मा की वैल्यू सब लोग जानते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश बटा क्षेत्रफल, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया। ए एरिया के अंदर कितना चार्ज? क्यू चार्ज। तो एकांक क्षेत्रफल यूनिट एरिया के अंदर कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए। इसी को तो हम सिग्मा बोल रहे हैं। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, सिग्मा की वैल्यू यहां पुट कर दो। सी किसके इक्वल? क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया क्या? कैपेसिटेंस धारिता कितनी आ गई हमारे पास? ये ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कैपेसिटेंस किस किस के ऊपर निर्भर करता है? धारिता आवेश पर भी डिपेंड नहीं करती थी, धारिता विभवांतर पर भी निर्भर नहीं करती थी। कैपेसिटेंस धारिता किस पर निर्भर करती है? पीपीसी के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पहली चीज तो कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया। ये क्या है? एरिया ऑफ प्लेट। जो प्लेट है उसके क्षेत्रफल के ऊपर क्या होगा? समानुपाती होगा। दूसरा, कैपेसिटेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डी के। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के मध्य की दूरी। और नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के मध्य जो माध्यम उपस्थित है। किसके मध्य के माध्यम की बात कर रहे हैं हम? प्लेटों के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है। देखो प्लेटें किस मीडियम की बनी हुई है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझो रे, आप बात को समझना। एक इस आकार की हमारे पास बाल्टी है, इसकी धारिता मैंने कह दी 10 लीटर है। कितनी है इसकी कैपेसिटेंस? 10 लीटर। अब ये बाहर से किससे बनी हुई है? ये प्लास्टिक का है या लोहे की कवरिंग है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कहूँ एक बार के लिए बाल्टी प्लास्टिक की, एक बार के लोहे की है, आकार बराबर है तो धारिता बराबर होगी ना। जब तक आकार बराबर है, अंदर का माध्यम सेम है, मीडियम सेम है, तब तक कैपेसिटेंस बराबर ही आएगा ना। बात समझ पा रहे हो क्या आप? तो जो प्लेटों का माध्यम है, जो प्लेटों का मीडियम है, या जो मटेरियल है, पदार्थ है प्लेटों का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे फर्क पड़ता है? प्लेटों के बीच में कौन सा माध्यम है। हाँ, यहां मीडियम चेंज कर दिया जाए तब दिक्कत है भाई। यहां क्या कर दें, एक बार तो वायु थी, एक बार हमने मान लिया कि यहाँ कपड़े भर दिए या फोम भर दी, तो फोम अगर बाल्टी के अंदर भरी हुई है तब उसकी धारिता कुछ अलग होगी ना, होगी तो भाई। अरे फोम अगर भरी हुई है तब भी कुछ धारिता होगी, कुछ पानी को वो स्टोर कर लेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस क्या हो चुकी होगी? कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा ना उसकी धारिता के ऊपर, कैपेसिटेंस उसका कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा।
तो बीच वाले मीडियम से तो हमें फर्क पड़ता है, बीच वाले मीडियम से फर्क पड़ता है, बस जो आउटर बाउंड्री है उसके मीडियम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आउटर बाउंड्री की फॉर्म में कौन थी, प्लेट्स, तो इन प्लेटों के कारण हमें कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें मेन इफेक्ट, मेन प्रभाव किसके कारण पड़ता है कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के मध्य कौन सा माध्यम उपस्थित है उसके कारण हमें फर्क पड़ता है। समझ गए क्या, सारी चीजें क्लियर है? अभी नेक्स्ट चलते हैं। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम is filled in parallel plate capacitor, नॉर्मली मैं इसको पीपीसी ही लिख देता हूं, यदि पीपीसी में परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, क्या होगा भाई? हमने क्या कहा कि अगर जो समांतर पट्टिका संधारित्र है उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे, परावैद्युत माध्यम भर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी ना। क्षेत्रफल अब भी इसका कितना है, एरिया कितना है, ए। और किसी चीज को चेंज किया है क्या, नहीं किया। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। चार्ज अब भी इसके ऊपर प्लस क्यू है, इसके ऊपर कितना है, माइनस क्यू। बस बीच में क्या फिल कर दिया है, जो बीच वाला मीडियम था, जो माध्यम था, वहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रावैद्युत नियतांक हम कितना मान लेते हैं, एप्सिलॉन आर मान लेते हैं। तो मीडियम के प्रेजेंस में क्या होगा, C इज इक्वल टू ए, जहां एप्सिलॉन नॉट आ रहा था वहां पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन के बारे में हम जानते हैं ना, एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर बस ये वैल्यू पुट कर देंगे, मीडियम के प्रेजेंस में कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बाई डी। ये हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम कुछ इस रूप के अंदर आएगा। दूसरा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन को डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन आर गुणा धारिता के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसके प्रेजेंस के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस में। क्या यही रिजल्ट स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी आता था क्या, गोलीय जो चालक होता था, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकाली थी ना हमने लास्ट क्लास के अंदर, उसके लिए भी कैपेसिटेंस कुछ इसी फॉर्मेट में आता था ना। वहां पर हम एक नोट भी लिखते थे, क्या लिखते थे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है। ये क्लियर है भाई सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। अगर यही पार्शियली फिल्ड होती, इफ डाइलेक्ट्रिक इज partially filled, क्या कहा मैंने, परावैद्युत आंशिक रूप से अगर भरा हुआ हो, अब दिख रहा है क्या, पार्शियली, यदि परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट जो हमारे पास कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसके बीच में पूरे में हमें फिल नहीं करना है इस बार। ये हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है। एरिया ए है, इसका भी ये है, इसके ऊपर चार्ज क्या, प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है, माइनस क्यू। इस बार जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है वो कंप्लीट में नहीं किया, कंप्लीट इसकी ये डिस्टेंस कितनी थी, डी। हम मान लेते हैं किसी थिकनेस टी के अंदर ही क्या किया, इसको फिल किया है, जो परावैद्युत माध्यम भरा गया है। चलो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, किसी थिकनेस, इस थिकनेस को, इस मोटाई को हम कितना मानकर चल रहे हैं, टी थिकनेस मान रहे हैं। तो जो परावैद्युत माध्यम भरा गया है वो केवल कितने मीडियम में भरा है, टी मोटाई के अंदर, टी थिकनेस के अंदर ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है।
इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो यहाँ भी हम कितना मानकर चलते हैं, प्रावैद्युतांक कितना मानकर चले, एप्सिलॉन आर मानकर चले, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। समझ गए क्या? पार्शियली पार्ट के अंदर फिल करना, आंशिक रूप से भरना, किसी एक अंश के अंदर भरना, ये पूरा भाग है। इसके किसी एक छोटे से अंश में, एक छोटे से पार्ट के अंदर क्या फिल किया हमने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है। तो यहाँ देखना रिजल्ट्स किस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। यहाँ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम, कंप्लीट प्रूफ नहीं पढ़ना भी हमें, थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है ना अपनी। यहां से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सी मीडियम के अंदर कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई एप्सिलॉन आर। क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है क्या? ये एप्सिलॉन आर वापस ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। यहाँ कितनी थिकनेस के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया था, डी थिकनेस के अंदर। तो जिस थिकनेस के अंदर किया था वो एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो गई क्या? यहां से हम ओनली रिलेट करने वाले हैं और कुछ नहीं करना है हमें। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस कितना आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कब? जब पूरी डी थिकनेस में क्या होती थी, एयर या वैक्यूम। अब भी पूरी में वायु या निर्वात तो नहीं है, लेकिन क्या डी माइनस टी में तो अब भी एयर और वैक्यूम ही है क्या? अरे देखो, ये टोटल विड्थ कितनी है डी, इसमें से टी घटा दें तो यही रीजन बचेगा ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों क्षेत्रों में तो अब भी वायु या निर्वात ही है, एयर या फिर वैक्यूम ही है ना। बची कौन सी थिकनेस, जो टी घटाई है। क्या टी का कुछ भी कैपेसिटेंस नहीं होगा क्या, टी की धारिता नहीं होगी? होगी। तो इसको वापस ऐड कर देते हैं, लेकिन इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी ना। ये रीजन यहां से रिलेट होगा ना। अरे ये क्षेत्र कुछ इसके जैसा ही नहीं है क्या? तो डी को हम किससे डिवाइड कर दे, एप्सिलॉन आर से। तो यहाँ डी थिकनेस के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ था, यहाँ पर केवल किस में भरा हुआ था, टी थिकनेस के अंदर। तो जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया हमारे पास, सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया, कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। खत्म, बस बात। समझ गए क्या भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसके अंदर होना नहीं चाहिए। देखो नॉर्मली मैं फिर बता देता हूं आपको, ये हमने निकाला किसके अंदर, एयर या वैक्यूम के अंदर। पूरी डी थिकनेस के अंदर क्या थी, एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात। रिजल्ट क्या है हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहां क्या माना हमने कि यहां पूरी डी थिकनेस के अंदर क्या भर दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बाई डी। इसी को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, देखो ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बाई डी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों वैल्यूज बराबर है ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर वापस ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है अभी। तो जिस भी थिकनेस के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से या परावैद्युतांक से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ देखो एयर के लिए रिजल्ट क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। टी सब्ट्रैक्ट की है, क्यों की है, क्योंकि इसकी धारिता वैसी नहीं है जैसे वायु के लिए, लेकिन धारिता तो है, कैपेसिटेंस तो है ना इस थिकनेस की। तो इसको वापस ऐड किया, वापस ऐड किया, तब हमने किससे डिवाइड कर दिया इसको, एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दिया। क्या रिजल्ट्स क्लियर हैं क्या सारे? कोई कंफ्यूजन है क्या इस बात के अंदर? ठीक है भाई, ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए कैपेसिटेंस के बारे में। एक बार फिर देख लो, ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट नहीं है ना भाई इनमें से किसी चीज में? लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, बात को समझो। आपके पास, चलो इसी पेज पर समझा देते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर। आपके पास एक 10 लीटर की बाल्टी है, क्या है, एक 10 लीटर कैपेसिटेंस की बाल्टी है। आपको पिताजी ने कहा कि जा 20 लीटर पानी लेकर आ। क्या कहा आपको कि जाओ 20 लीटर पानी लेकर आओ। आप क्या कहोगे कि नहीं लेकर आऊंगा, ऐसा कहोगे क्या भाई कि नहीं लेकर आऊंगा? क्यों नहीं लेकर आएगा भाई? क्योंकि हमारे पास 20 लीटर की बाल्टी ही नहीं है। क्या होगा, इलाज हो जाएगा ना अपना। ऐसा नहीं बोल सकते ना हम, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि 10 लीटर की बाल्टी है, उसको 2 बार भर के ले आओ भाई। अरे ऐसा थोड़ी है कि 20 लीटर पानी चाहिए तो एक नई बाल्टी खरीद कर लाएंगे पहले 20 लीटर की, फिर वो उस बाल्टी को 20 लीटर वाली बाल्टी को भरकर हम लेकर आएंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है। क्या संयोजन का मतलब क्या है, कि जब भी कुछ ज्यादा वैल्यू चाहिए या कुछ कम वैल्यू चाहिए तो हम जुगाड़ कर सकते हैं ना, संयोजन कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कभी भी हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना या घटाना हो तो किसकी हेल्प लेते हैं हम, कॉम्बिनेशन की, संयोजन की। किसका संयोजन करना है हमें, संधारित्र को। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना,
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। अब संयोजन दो प्रकार का होता है, संधारित्रों का संयोजन। ये कॉम्बिनेशन वाली चीज कई बार आएगी भाई, अब से आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी सेलों का संयोजन भी करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन भी करेंगे। किसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। संयोजन जो होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, जो पहली प्रकार का संयोजन है, वो कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं सीरीज को? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है अभी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, इसमें समझना बात को। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है, चलो पहले कैपेसिटर के बारे में बनाकर ही बता देते हैं आपको डायरेक्टली। जो हमारे पास संधारित्र है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको कुछ इसी तरीके से क्या किया जाता है? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी चित्र के अनुसार अगर आपको दर्शाना हो तो उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये होती है। मतलब दो बराबर लंबाई की प्लेट्स बनाकर हम क्या करते हैं? कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कितना मान लिया? C2, इसकी धारिता कितनी मान ली? C2। ये तीनों किसके अंदर है? श्रेणी क्रम संयोजन में। कैसे पहचाना सर? सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात होती है कि पहले का आखिरी भाग दूसरे के प्रथम भाग से जुड़ा हो तो श्रेणी क्रम संयोजन है। फर्स्ट का लास्ट पार्ट सेकंड के इनिशियल पार्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे ही क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? बीच से कोई वायर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यहां से अगर ये वायर इधर चला गया तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है कि एक संधारित्र है, उसका जो लास्ट पार्ट है वो सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट पार्ट से जुड़ा होना चाहिए, बस बात खत्म। फर्स्ट कैपेसिटर C1, C2, C3, इसका लास्ट पार्ट यही है, ये सेकंड के फर्स्ट पार्ट से जुड़ा है, इसका लास्ट पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट से जुड़ा है। तो ये सारे कैपेसिटर्स किसके अंदर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये परिभाषा लिखने की जरूरत है क्या? कुछ देख लेना अपने हिसाब से, जैसे आपको समझ में आए। बस मैंने मतलब समझा दिया भी, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये मतलब होता है। अब कोई भी चीज श्रेणी के अंदर जुड़ी है, कोई भी चीज जुड़ी हुई हो, XYZ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घरों में मान लीजिए तीन चीजें हैं, ABC, कुछ भी मान सकते हो आप। इसको मान लो पंखा है, इसको क्या मान लो? AC मान लो, इसको क्या मान लो? बल्ब मान लो। क्या सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ी जुड़े हुए होते हैं? तीन चीजें अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो उसका नुकसान क्या होगा? ये मान लिया हमने कि तीन चीजें किसके अंदर जुड़ी हुई थी? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इधर से इधर क्या करेगा इसके अंदर? करंट फ्लो। पहली चीज तो सब में धारा का मान समान प्रवाहित होगा क्या? अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो सब में क्या होगा? सेम करंट फ्लो करेगा, सब में समान धारा प्रवाहित होगी। चलो, दूसरा नुकसान क्या है? अगर ये बी खराब हो गया, अगर इसने काम करना बंद कर दिया, तो पूरा परिपथ ही काम करना बंद कर देगा क्या? पूरा सर्किट ही खराब हो जाएगा क्या? घरों में ऐसा ही होता है क्या कि एक बल्ब खराब हो गया तो पंखा भी नहीं चलता है, कूलर भी नहीं चलता है, AC भी नहीं चलती है? ना सर, ऐसा कहाँ होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि घरों में जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं वो श्रेणी क्रम में नहीं होती हैं भाई, समझो बात को। सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलेंगे? जब जितनी भी चीजें हो आपस में एक दूसरे के बाद जुड़ी हुई हो, उसे क्या बोलते हैं? हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चीजें हैं वो कब जोड़ी जाती हैं? जब भी जोड़ी जाए, तीनों में याद रखना धारा का मान क्या होगा? समान होगा। तीन की जगह 300 जोड़े चाहे दो जोड़े, कॉम्बिनेशन में मिनिमम कितने होंगे? संयोजन में न्यूनतम दो चीजें होंगी। तो याद रखना सबके अंदर करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। पोटेंशियल या वोल्टेज, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, विभवांतर या वोल्टता, सबकी क्या रहेगी? भिन्न रहेगी। इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 मान ली, उसके लिए कितनी मान ली? V3 मान ली। तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। समझ गए? इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है, उसके लिए कितना मान लिया हमने? V3 मान लिया। तीनों के अंदर करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या? अलग अलग। समझ गए? हमेशा यही चीज रहने वाली है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? ये A है, यहाँ कौन? B, यहाँ कौन? C। अगर ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो ये क्या है? इनका समांतर क्रम संयोजन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सब में करंट अलग अलग फ्लो कर सकता है। इसमें I1 कर रहा है, इसमें I2 कर रहा है, इसमें I3 कर रहा है। इस बार खास बात क्या होगी? सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा?
सेम रहेगा, विभवांतर सबका क्या रहेगा, बराबर। या तो धारा समान रहनी है या फिर विभवांतर बराबर रहना है, एक चीज जरूर बराबर रहनी है। श्रेणी में कौन बराबर रहता है, देखो इनके उदाहरण बिल्कुल देखने को मिलते हैं हमें। जो घरों में चीजें जुड़ी हुई है किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सब अलग अलग करंट की वैल्यू पे काम करते हैं ना। जैसे पंखे को अलग धारा का मान चाहिए, कूलर को अलग धारा का मान चाहिए, एसी को अलग धारा का मान चाहिए, बल्ब के लिए करंट की वैल्यू अलग चाहिए, लेकिन सबका जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जो घरों में हमारे होम सप्लाई के अंदर जो भी अप्लायंस काम करते हैं वो लगभग 220 वोल्ट की सप्लाई पर काम करते हैं। सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट, लेकिन वो आरएमएस वोल्टेज होता है जो हमें अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि हमारे जो घरों में सप्लाई आती है ना वो डायरेक्ट करंट नहीं होता है, डीसी नहीं होती है, वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो इसके बारे में डिटेल में वहां पर पढ़ने वाले हैं। एक चीज, एक अनुमान हो गया होगा आपको कि घरों में जो भी अप्लायंस जुड़े हुए हैं किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों है, क्योंकि एक खराब होते ही सब नहीं काम करना बंद करते ना। लेकिन जो आप ऐसे दीपावली के ऊपर लड़ी वाली लाइट लेकर आते हो ना, वो किसके अंदर जुड़ी हुई होती है, सीरीज में। तो आप 20-30 रुपए में लेकर आते हो, वो दुकान वाला क्या कहता है, भाई कोई गारंटी नहीं है, आज खराब हो जाएगी तो आज भी खराब हो सकती है। क्यों नहीं है अभी, क्योंकि देखो ये एक वायर जा रहा है यहीं पर, वो सब जोड़ देते हैं। जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो पूरा सर्किट खराब है, पूरी लाइट एक साथ खराब होगी। समझ गए क्या। तो वो किसका एग्जांपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब आप कहोगे ना सर हम तो लेकर आते हैं, और हम लेकर आते हैं तब तो ऐसा नहीं होता। तो फिर भैया आप अमीर लोग हो, आप पैसे वाले हो ना। वही लाइट 30 रुपए की भी आती है, वही 80 रुपए की भी आती है, वही 150 रुपए की भी आती है। क्या अंतर होता है, जितनी सस्ती आएगी उतने कम वायर जा रहे होंगे उनके अंदर। मतलब एक ही, अरे आपको लूट लिया वो अलग बात है कि सर हमसे 30 वाली के 80 रुपए ले लिए या 80 वाली के 300 रुपए ले लिए, वो अलग कहानी है। भी वो आपकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। ये हमारे पास क्या था, वायर। यहाँ बल्ब लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई, एक ही वायर जा रहा है, वही वायर वापस आ रहा है। इसका मतलब किसके अंदर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन आपने देखी होगी ना लड़ियां भी, उसके अंदर बहुत से वायर जा रहे होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ वाले 5 लाइटें इससे जुड़ी हुई है, यहाँ आगे वाले 5 लाइटें इससे जुड़ी हुई है, आगे वाले 5 इससे जुड़ी हुई है। ऐसा भी हो सकता है। तो इस बार इस कंडीशन में क्या होगा, ये पांचों एक साथ खराब होंगी, ये पांचों एक साथ खराब होंगी, ये पांचों एक साथ खराब होंगी, इसमें सारी खराब होगी। इसमें उन्होंने थोड़ा जुगाड़ लगाया कि यार सारी तो खराब ना हो, कुछ खराब हो जाए। तो वो क्या करते हैं, बहुत से वायर लेकर जाते हैं। एक ऐसा होगा इसके अंदर इसके लिए अलग वायर है, इसके लिए अलग वायर है, इसके लिए अलग वायर है, तो एक गुच्छा सा जाएगा वायर्स का। मतलब उसकी थिकनेस ज्यादा बढ़ती जाएगी ना। तो यहाँ पर तो एक एक ही खराब होंगी भाई, यहाँ पर ये खराब हो गई तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये सब किसके अंदर आ चुके हैं, समांतर क्रम संयोजन में। ये खराब हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों चलती रहेंगी भाई। अब भी यहाँ एक खराब होगी तो सब खराब हो जाएंगी। समझ रहे हो क्या आप। अरे संयोजन का मतलब समझ में आता है क्या, कॉम्बिनेशन का यही मतलब होता है। संयोजन के अंदर याद रखना, सीरीज और पैरेलल दो तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या रहती है, सब में बराबर। वोल्टता सब में क्या रहती है, भिन्न रहती है। अब धारा बराबर है, यहाँ पर तो करंट है ही नहीं, यहाँ पर कौन है, चार्ज। तो यहाँ पर कौन सेम रहेगा, चार्ज। यहाँ पर आवेश क्या रहेगा, तीनों के अंदर बराबर। इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू है। वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सबके लिए क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। अब मुझे ये बताओ, जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, कैसी भौतिक राशि है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना, अदिश भौतिक राशि है। स्केलर आपस में ऐड हो जाती है क्या, टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा क्या हमारे पास कुल विभव। एक फॉर्मूला जानते हैं क्या हम, C किसके इक्वल, कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। यही वैल्यू होती है क्या हमारे पास। इस वैल्यू को यहां पुट करो, देखें एक बार। V को क्या मैं Q बाई C लिख सकता हूं क्या, अरे अगर C Q बाई V है तो V इधर लेकर आएंगे। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, V इज इक्वल टू Q बाई C। यहां देखो रिजल्ट देखना, V1 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से इसी तरीके से अगर देखना चाहें तो V1 को क्या लिखा जा सकता है अभी, V1 को क्या लिख सकते हैं, Q, चार्ज तो सब में सेम है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। यही लिख सकते हैं ना। Q सब में से कॉमन आ जाएगा क्या, सब में से Q की वैल्यू क्या आ गई, कॉमन, इधर डिवाइड में आ जाएगी। V बाई Q किसके इक्वल आया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसी फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज आ गई क्या हमारे पास। इधर ध्यान देना, C को क्या लिख सकता हूं मैं, Q बाई V। अगर इसको उल्टा कर दूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना। मतलब V बाई Q को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाई C लिख सकता हूं क्या। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, जो समतुल्य धारिता आती है, उसका एक फॉर्मूला आ गया क्या हमारे पास,
क्या करो 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है हमारे पास। श्रेणी क्रम संयोजन में जो रिजल्ट आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, उल्टा करके, इनवर्स करके सबको क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो। समझ गए क्या? सबके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ विशेष बिंदु वो देख लो भी। स्पेशल पॉइंट्स, कुछ विशेष बिंदु हैं। एक भाई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स खास करके ध्यान रखना, आपको मैं आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, एग्जाम के अंदर जो टर्म्स है ना उसको इंग्लिश के अंदर ही याद करके जाना, ठीक है ना। पोटेंशियल को पोटेंशियल ही पढ़ना। 2023 का पेपर देखें तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल ही लिखा हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक को फोटो इलेक्ट्रिक ही लिखा हुआ था, डाइपोल को डाइपोल ही लिखता है, करंट को करंट ही लिखता है, इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक ही लिख देता है अभी। तो एग्जाम के अंदर जो नाम हो लिखने के लिए हिंदी में लिखे हुए हैं, लेकिन लगभग टर्म्स किसके अंदर काम में ली जाती है, इंग्लिश में। बाकी वैसे भी अगर आपका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन होता है तो आगे आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, तो धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा अडेप्ट करते जाओ। अब ये स्पेशल पॉइंट्स है, इसको विशेष बिंदु मत लिखो आप। हाँ विशेष बिंदु बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सा आप में से नहीं जानता कि ये स्पेशल पॉइंट्स क्या है? सब जानते हो ना भाई। तो लगभग टर्म्स को देखो हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर लिखते हुए चलो, ये दोनों में लिखे जा रहे हैं ना हिंदी इंग्लिश के अंदर, तो टर्म्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हुए चलना। स्पेशल पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट लिखना, इफ एन आइडेंटिकल, इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स are connected, are connected in series, in series, यदि n एक समान संधारित्र, यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर का मतलब क्या है, एक समान, मतलब सारे कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। एक समान संधारित्र अगर किसके अंदर जुड़े हुए हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, मतलब सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है। एक समान का मतलब सबकी धारिता क्या है, समान है ना। n संधारित्र जुड़े हुए हैं, इसका कैपेसिटेंस भी C, इसका भी C, इसका भी C। तो हमारे पास रिजल्ट किस फॉर्म के अंदर आएगा, देखो क्या ऐसा ही रिजल्ट आएगा क्या, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस, यही चलता जाएगा। कितनी बार लिखूंगा मैं इसको, n बार लिखूंगा, n टाइम्स C की वैल्यू लिखो। देखो मैं कहूं कि किसी एक टेबल के ऊपर 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और 50 टेबल है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 50 बार लिखने से अच्छा ये नहीं है कि 50 गुणा 2, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो जिस टर्म को बार बार लिखा जा रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो। 1/CS किसके इक्वल, n/c के इक्वल आ गया ना। यहां से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, C/n। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्टली आपके रिजल्ट्स में काम में आएगी। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, जो समतुल्य धारिता आती है, वो कितनी आती है, जो भी आइडेंटिकल कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, जो भी एक समान संधारित्र जुड़े हुए हैं, उनकी धारिता को n से डिवाइड कर दो, कितने जुड़े हुए हैं। जैसे मैं कहूं कि यहां मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस कितना, 4 माइक्रोफेरेड, ऐसे 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो इनके द्वारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा, मतलब इनकी जगह अगर एक ही कैपेसिटर बनाया जाता तो उसके लिए रिजल्ट क्या आ जाता, CS इज इक्वल टू 4/4, C/n होता है ना, तो C भी कितना है 4 माइक्रोफेरेड, बाई कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो 4 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्र लगाने की बजाय क्या करो आप, एक संधारित्र लगा दो जिसकी धारिता कितनी हो, 1 माइक्रोफेरेड हो। समझ गए क्या आप बात को? तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फायदा होता है। दूसरी चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हमेशा घटता है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट लिख लेना इसके अंदर। अगर किसकी वैल्यू पूछ ली जाए, इनके ऊपर आवेश का अनुपात पूछ लिया जाए, आपसे पूछ ले Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 कितना आएगा, तो क्या कहोगे 1:1:1। तीनों के ऊपर आवेश का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा, चार्ज का रेशियो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि तीनों के ऊपर चार्ज क्या है, सेम है। तीसरा पूछ लिया जाए V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कितना आएगा, अभी हमने लिखी थी, या V1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, Q/C1 रेशियो, Q/C2 रेशियो, Q/C3, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया 1/C1 रेशियो, 1/C2 रेशियो, 1/C3। समझ गए क्या, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास,
कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, जो श्रेणी क्रम संयोजन है, उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो समतुल्य धारिता है वो किससे कम आती है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेस देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस, लेस देन मिनिमम कैपेसिटेंस लिख लो, मिनिमम कैपेसिटेंस। जो समतुल्य धारिता है ना, वो न्यूनतम धारिता से भी कम आएगी। जो समतुल्य धारिता है वो क्या आएगी? समतुल्य धारिता। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैसा आएगा? कम आएगा। किससे कम आएगा? जो न्यूनतम है उससे भी कम आएगा। न्यूनतम का मतलब समझते हो क्या? इसको समझना, ये पॉइंट हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए। यहां देखना, यहां मैंने 3 कैपेसिटर जोड़े, ये मान लो 2 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये कितना है? 8 माइक्रोफेरेड। ये 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, किसके अंदर है? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ना, जो समतुल्य धारिता आएगी, जो सी एस है, वो किससे कम आएगा? जो मिनिमम हो उससे भी कम आएगा। मिनिमम कौन है इनमें? 2 माइक्रोफेरेड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आना चाहिए वो किससे कम आएगा? 2 माइक्रोफेरेड से भी कम आएगा। कैसे आएगा सर? सोल्व करके देख लो। 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8। यही तरीका होता है क्या? एलसीएम कितना ले लिया जाए? 8। ये कितना आ गया? 2 को किससे गुणा करेंगे? 8 आ जाए। 4, 4 को किससे करें? 2। 8 को किसी से करने की जरूरत नहीं है। सी एस कितना आ गया? 8/7 माइक्रो फेरेड। क्या 8/7 2 से छोटा नहीं है क्या? 8/7 मतलब 1.1014, मतलब 1.14 माइक्रोफेरेड। कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आ गया क्या आपके पास? तो क्या 1.14 माइक्रोफेरेड 2 से कम नहीं है क्या? बिल्कुल कम है। ये कैसे लिखा है? ये 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया ना। 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो ये 7/8 है। इसको उल्टा करना है ना पूरे को, लास्ट में याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वैल्यू को उल्टा भी करना होता है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो समतुल्य धारिता है, वो कितनी आ जाती है हमारे पास? जो न्यूनतम है, जो मिनिमम है, उससे भी क्या आएगी? ये कम आएगी। क्लियर है क्या? अभी कोई डाउट है क्या इसके अंदर? चारों पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भी इसके अंदर। ये क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो समांतर क्रम संयोजन है वो भी इसी की तरीके से बनेगा। सेकंड को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको और क्या बोलते हैं? समांतर, या फिर क्या बोला जाता है? पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं। मतलब ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोला जाता है? समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन बोला जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कि सबका प्रारंभिक भाग एक बिंदु से जुड़ा हो और अंतिम भाग भी एक बिंदु से जुड़ा हो, वो किसके अंदर होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका कितना मान लिया हमने? C3 मान लिया। देखो श्रेणी क्रम में क्या था? पहले का आखिरी भाग दूसरे के पहले भाग से जुड़ा हो, वो कैसा कॉम्बिनेशन है? वो कैसा संयोजन है? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा? यहां देखो, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है। 3 संधारित्र मान लिए। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। 2 मान लो चलो। एक संधारित्र यहां पर है, एक संधारित्र यहां पर है। इन दोनों का प्रारंभिक भाग एक बिंदु से, अंतिम भाग एक बिंदु से, इनिशियल पार्ट एक पॉइंट से आकर जुड़े और फाइनल पार्ट एक पॉइंट से जाकर जुड़े, तो उसे किसके अंदर बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन के अंदर बताया जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, इन सबका इनिशियल पार्ट भी एक ही पॉइंट से आकर जुड़ा और फाइनल पार्ट भी एक ही पॉइंट से जाकर जुड़ा है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? कैसा संयोजन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर पार्श्वक्रम संयोजन है। समझ गए क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने अभी बात की, वोल्टेज सब में क्या रहता है? सेम। इसके ऊपर भी V है, इसके ऊपर भी V है, इसके ऊपर भी कितना है? V है। चार्ज सबके लिए क्या रहेगा? डिफरेंट। इसके लिए Q1 है, इसके लिए कितना? Q2, इसके लिए हम कितना मान लेते हैं? Q3 मान लेते हैं। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी। टोटल चार्ज किसके इक्वल? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कितना आ जाएगा हमारे पास? तीनों को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दिया। वही फॉर्मूला हमारे पास कैपेसिटेंस का। तो C किसके इक्वल? Q बाई V। Q किसके इक्वल आ जाएगा? C इंटू V। Q किसके इक्वल आ गया? C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन आ गया तीनों में से और इधर डिवाइड में आ गया। Q बाई V किसके इक्वल आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। Q बाई V को क्या लिख सकता हूं मैं? यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं है क्या?
अरे Q बाई V को ही C लिखा जाता ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता कितनी आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये मान क्या आता है, जो धारिता होती है वो समांतर क्रम संयोजन में बढ़ती है और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब घटती है। किससे घटती है सर, खुद की कैपेसिटेंस घट जाता है ना। जो हमने बहुत से संधारित्र काम में लिए ना, उन सबको मिलाने पर जो धारिता आती है उन सबसे भी कम आती है, इनमें सबसे क्या आती है, ज्यादा आती है, बढ़ जाती है यहाँ पर। इसको समझना, अगर n संधारित्र जुड़े हुए हो हमारे पास, क्या हो, n कैपेसिटर जुड़े हुए हो, सारे किसके अंदर हो, अगर सीरीज सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वही स्पेशल पॉइंट्स। फर्स्ट क्या, n आइडेंटिकल कैपेसिटर हमारे पास, n एक समान संधारित्र है, किसके अंदर जुड़े हुए हैं इस बार, समांतर क्रम संयोजन में। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, C प्लस सी प्लस सी प्लस सी, कितनी बार, n टाइम्स। इससे अच्छा ये नहीं है क्या कि इसको nc लिख दूं मैं, n इंटू सी, किससे गुणा कर दो, n से गुणा कर दो। सेकंड, किसका रेशियो पूछ लिया जाए, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3। तो इस बार कितना आ जाएगा, Q1 Q2 Q3 कितने हैं, C1V रेशियो C2V रेशियो C3V, V से V कैंसिल आउट, कितना आ गया, C1 रेशियो C2 रेशियो C3। थर्ड, वोल्टेज सबके ऊपर क्या है, सेम है, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, 1:1:1। सबके लिए जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उसका अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो समतुल्य धारिता है, वो किससे ज्यादा आएगा, मैक्सिमम से भी ज्यादा आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा आएगी, किससे ज्यादा आएगी, मैक्सिमम कैपेसिटेंस से। जो अधिकतम धारिता वाला संधारित्र है ना, जो अधिकतम धारिता है ना, मैक्सिमम कैपेसिटेंस है, जो अधिकतम है जिसकी धारिता, उससे भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। किसकी, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको समझना, वही तीनों एग्जांपल वापस ले लेते हैं। ये कितना, 2 माइक्रोफेरेड, ये कितना, 4 माइक्रोफेरेड, ये कितना, ये 2, ये 4, ये कितना, 8। सब किसके अंदर है, माइक्रोफेरेड के अंदर। मैंने कहा था ना, जनरली जो यूनिट्स काम में ली जाती है वो क्या काम में ली जाती है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब सब लोग जानते हो ना, मैं वापस लिखवा देता हूँ कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁶। ये तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा, 2 + 4 + 8। कितना आ गया अभी, आना किससे ज्यादा चाहिए था, सीपी। हम जो पॉइंट बोलना चाह रहे हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि 8 माइक्रोफेरेड से ज्यादा आएगा, बिल्कुल ज्यादा आएगा अभी। 8 2 10, कितना आ गया, 14 माइक्रोफेरेड, 14 माइक्रोफेरेड वैल्यू आ गई क्या। जो मैक्सिमम था उससे भी क्या आई है वैल्यू, ज्यादा आई है। जो अधिकतम है उससे भी क्या आई है, ज्यादा। या तो देखो न्यूनतम से भी कम आएगी, 2 से कम आएगी, या फिर 8 से ज्यादा आएगी। 2 से 8 के बीच की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। कंडीशन याद रखना, तीनों या तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं या सीरीज में जुड़े हुए हो। तो अगर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो जो न्यूनतम है उससे भी कम आएगी, अगर समांतर में पैरेलल में या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं तो जो अधिकतम है उससे भी आएगी, ज्यादा आएगी। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस का मान निकाल सकते हो, धारिता का मान निकाल सकते हो। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होते हैं भी, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, फिर एक दो टॉपिक और बचते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो कंप्लीट करके अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही भी, उम्मीद आप सभी को समझ में आई होगी। फिजिक्स के अंदर देखो, चीजों को रिवाइज करते रहो। अगर आप इन चीजों को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, रफ नोटबुक के अंदर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, भूलोगे इनको, फिर ये फिजिक्स हार्ड लगने लग जाएगी। सिंपल सा रूल है फिजिक्स के अंदर, जितने पेज ज्यादा रंगोगे, जितनी रफ कॉपियां ज्यादा भरोगे, उतना ही आपका रिजल्ट सुधरेगा। ठीक है ना। तो चीजों को सिस्टमेटिक वैसे पढ़ते जाओ, जो पीछे पढ़ा उसको मत भूलो। आगे की चीजें ऐसा लग रहा होगा ना, आसान आसान है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन पीछे की चीजें साफ होती जाती हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जितना भी टाइम है उसके अंदर ढंग से प्रैक्टिस करो और चीजों को रिवाइज करते जाओ एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।